नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़ और मैं राजेश्वर चौहान। एक बार फिर आपके सामने एक ऐसे मुद्दा लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं जो जुड़ा हुआ है मज़दूरों से। दिल्ली एमसीडी की खबर मैं अक्सर आपको दिखाता रहा हूं। परेशानियां वहाँ भी हैं और इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ सेक्टर 6 अथॉरिटी नोएडा, यहाँ के नगर निगम के जो कर्मचारी हैं, परेशानियाँ उनकी भी वही हैं। जो दिल्ली की परेशानियाँ हैं कर्मचारियों की, इनकी भी वही हैं, वही मुद्दे हैं। वेतन नहीं मिलना, सही नहीं मिलना, इनकी मांगों को प्रशासन अनदेखा कर रहा है। 25-30 साल से कैजुअल बेस पे काम करवा रहा है, कोई सहूलियत नहीं है। बीमार पड़ते हैं तो इलाज के लिए कोई मेडिकल उपचार नहीं है इनके लिए। और इसी के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर ये एक आंदोलन कह सकते हो आप इसे, अपनी बात रखने के लिए ये इकट्ठा हुए हैं ताकि प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाएं। क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपको शहर को बेहतर बनाते हैं, अच्छा रखते हैं, सुंदर रखते हैं, जिसकी वजह से जब आप रोडों पे चलते हो ना तो ये वही लोग हैं। साफ़ सुथरा मिलता है पर इनकी ज़िंदगी को कौन साफ करेगा? ना प्रशासन सुन रहा है, ना कुछ महिलाएं। देखिए आप, ये वो महिलाएं हैं जो सुबह अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर आपके शहर को सुंदर बनाने के निकलती हैं। जब ये घर से निकलती हैं तो इनके छोटे बच्चे हैं वो सो रहे होते हैं। आप सोचिए इस बारे में। ये आपके लिए काम करती हैं पर इनकी ज़िंदगी का अंधियारा कौन दूर करेगा? सरकार, इलेक्शन आते हैं, इनसे वायदे किए जाते हैं कि हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे, आपको स्थायी करेंगे, जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का करेंगे। पर क्या हो पाए ये सालों से? ये सालों से वही ज़िंदगी। क्या सरकार ये वायदे करती है कि हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, हम दलितों के लिए काम कर रहे हैं? क्या वाकई दलितों के लिए अगर काम किया जाएगा तो इनकी हालत ऐसी होगी? दलितों को या किसी भी वर्ग को, अगर गरीब वर्ग है उसको चाहिए तो रोज़गार चाहिए, एजुकेशन चाहिए। इनकी सैलरियां इतनी कम हैं तो ये अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? एजुकेशन कहाँ से मिलेगी? नहीं मिल पाएगी एजुकेशन। पर हम बात कराएंगे, मैं कोशिश करूंगा इनसे बात करने की कि क्या परेशानियां हैं, ताकि इनके मुंह से इनकी परेशानियां आप तक पहुंचा पाऊँ। आप मेरे साथ जुड़े रहें। कंपनी में है 4 महीना तनख्वाह बढ़ी हुई को हो गए, तनख्वाह सबको बढ़ के मिल रही है। लोन कंपनी ने हमें अभी तक ना एरियल दिया, ना बोनस दी, ना तनख्वाह बढ़ा के दी हमें। कुछ नहीं है, ये सरकार ने कंपनी के नाम का 2.5% का नाम का लेबर बांट रखी है। मोदी जी कहते हैं डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया। अगर डिजिटल इंडिया तो बताओ कहाँ पर है? किसी की भी सैलरी टाइम पे नहीं आ रही है। टाइम पर जो सैलरी आनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अपनी हक की लड़ाई के लड़ने के लिए हमें रोज़ धरना करना पड़ता है, जो हमें पसंद नहीं है। गरीब आदमी 15,000 रुपये ड्यूटी है, 4 पेट हमारे पेट से जुड़े हुए हैं, जिसमें हमें तनख्वाह ना टाइम से मिली जा रही है, जो हमें फैसिलिटी मिलनी चाहिए ना वो मिल पा रही है। हमें आश्वासन दे रखा है कि क्या नाम, आपको संविदा कर्मचारी है। योगी जी कहते हैं कि तुम संविदा कर्मचारी हो। संविदा तो कहाँ, आज तक ठेकेदार पे। ये 2.5% का क्या मामला है, ये बताइए। ये 2.5% का मामला ये है कि हम पे 4 जूता धर रखा है। 4 जूते में से एक जूता है पक्का कर्मचारी है, जो है एक है 2.5% जो है, जो हमसे ऊपर है। उनकी सैलरी 19,000 रुपये कुछ है सैलरी, ठीक है। एक हम है ठेकेदार के, जिनकी हमारी सैलरी है 15,600 रुपये। एक है कंपनी जिनकी सैलरी है 14,600 रुपये। ये मतलब जो काम सेम है, सब काम वर्क सबका पर क्या बांट रखा हमें एक वो चाहिए बिल्कुल। हमें संविदा कर्मचारी बना दी जाए। 22 तारीख 23 तारीख आप देख रहे हैं परेशानी है। ये 2.5% का जो मामला है वो भी मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा, मेरे साथ जुड़े रहें। इसी कड़ी में कुछ महिलाएं हैं, हम बात करते हैं और जानते हैं। तनख्वाह मिल रही है टाइम से? आज तक तनख्वाह ही नहीं बढ़ रही है। कुछ बोनस कुछ नहीं मिलता आपको? कुछ नहीं मिला। छुट्टियाँ कुछ नहीं, हाथ पैर टूट जा जब भी ना देते। मर के जूम में चले जा जब छुट्टी ना देते हैं, कहता वो जाने हैं, तनख्वाह ना बढ़ती है। और ये हमारा दिवाली का इनाम भी नहीं आया, तो 5 मिनट लेट हो जा तो नागा हो जाएगा कर दे। अच्छा, मतलब अगर 5 मिनट देर हुए तो ड्यूटी से ही पैसे काट लेते हैं? हाँ, पैसे वाला जाओ अपने नागा लगा देते 5-5 मिनट के ऊपर। घर भेजते हैं, नागा करते हैं, खींच लेते हैं, अपसेंट कर देते हैं, भगा देते हैं। लेबर उल्टे भगा देते। चाय पीने जहाँ, पेशाब करने जहाँ, पानी पीने जहाँ, उल्टे भगा देते। दही बोल भी बोल, नागा हो जाती है। अगर आप कह रहे हो कि अगर वॉशरूम या कुछ ऐसी चीज़ों के लिए, इतने में भी एब्सेंट कर देते हैं? एब्सेंट कर देते हैं। चाय पीने जाते हैं उनकी भी एब्सेंट कर देते हैं। तो एक बात बताओ, ये दिवाली का, होली का त्यौहार सबसे बड़ा आवे है, सबके लिए खुशी होती है इसमें। जब हम साल से साल ड्यूटी कर सकते हैं, क्या हम आधी तनख्वाह का बोनस नहीं ले सकते? हर ले सकते मिलता। कौन सी कंपनी जो बोनस नहीं देती? हमें क्या देते हैं? 2500 रुपये। और 2500 रुपये में हमारे टाइम पर दिवाली पर नहीं आए, हमारे बच्चे क्या खाएंगे? फिर क्या त्यौहार मनाएंगे हम? 19,000 में क्या बच्चे
बच्चे पढ़ा लेंगे, क्या घर में किराया दे लेंगे, क्या खा लेंगे? और अगर बीमार पड़ते हो तो कोई इलाज की सुविधा मिलती है? कुछ नहीं मिलती। तो इलाज भी आप अपने पैसे से कराते पैसों तो करते हैं, अपने पैसों तो करते हैं हम। अभी भैया देखो मेरे पैर मोच गया, तो अपने पैसों तो इलाज करते हैं। कहीं जाने लेगा, दवाई लेने चले, ड्यूटी भी गई, लंगड़ी लूली दे गए, सूजा पड़ा, कोई छुट्टी मतलब अगर हारी बीमारी है तो ड्यूटी करनी है, नहीं तो सैलरी काट लेंगे, सीधी बात। देते हैं, अब्सेंट कर देते हैं, छुट्टी नहीं देते। महिलाओं के मुंह से उनकी परेशानियां देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ वाकई एक ऐसे सरकारी माहौल में जी रहे हैं जहाँ तानाशाही जिसे कहा जाता है वही है। इनके सारे अधिकारों को कहीं ना कहीं साइडलाइन किया गया है। कड़ी में और सज्जन है, हम जानते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जागेश वाल्मीकि, मैं अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन चलाता हूँ और मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ इस टाइम। पर हम सब यूनियन खत्म करके सब हम एक साथ हैं। और एक पर आपने तो बोला ये एक साथ हैं, पर मैं हमेशा देखता हूँ जब कवर करता हूँ मुझे वो एकीकरण नज़र नहीं आता है। ये थोड़े टाइम नज़र आएगा, 1 घंटे मुझे भी नज़र आएगा, उसके बाद मैं भी देखता हूँ कि कैसे बट जाते हैं लोग आपके। नहीं रहा तो हमारी जो मांग है ये, हम करीब 38-40 साल नौकरी हो गई है, पर इनका एक खिलवाड़ है। कभी तो हमें मस्टॉल में कर देते हैं और कभी ठेकेदारी में कर देते हैं। सन 83 से मस्टॉल में रखा 89 तक, 89 में स्ट्राइक हुई तो उन्होंने हमें निकाल दिया, फिर ठेकेदारी प्रथा में रख लिया, फिर 2.5% कर दिया, फिर ठेकेदारी कर दी। यहाँ 17 तरह के डिपार्टमेंट बना इस वक्त आप पक्के कर्मचारी हैं कैसे? पक्के नहीं है जी, पक्के यहाँ नहीं। अच्छा, इस वक्त भी आप पक्के नहीं हैं? 30-35 साल बाद चाहिए सर। तो हमारी तो कदर जो है वो कुत्ते की कदर है, पर हमारी कदर नहीं है इस हिंदुस्तान में। हमें जातिवाद की तरफ से देखा जाता है और जब वोटों का मतलब होता है तो हमें सीने से लगाया जाता है। योगी जी कहते थे वो सब बाल्मीकि समाज के बच्चे पढ़ें लिखें मजबूत हों अफसर बने, तो हम अफसर कहाँ से बने जब हमारी सैलरी कुल 10,000 रुपये 12,000 सैलरी है, हमें रोज़ हटा दिया जाता है। पर बाबू जी एक सवाल ये है, आपके समाज के लोग भी सरकार में हैं शामिल और वो मंत्री पद पर बैठे हुए हैं, पर मुझे कमियां ये नज़र आती हैं कि वो लोग भी अपने लोगों को भूल जाते हैं कुर्सी पर बैठ के। इसे कैसे देखते हैं आप? दुख तो होता है। तो हमें दुख होता है, वो मंत्री नहीं है, वो संतरी नहीं है, उनके पिट्ठू होते हैं। वो पिट्ठू को उन्हें पाला जाता है, टुकड़ा दिया जाता है और वो हिलाया जाता है, उन्हें कुर्सी पर बैठा जाता है। कुर्सी सिर्फ दी जाती है बैठने के लिए कि चुप बैठा रहे, जो कह सके कि बाल्मीकि समाज का कोई मंत्री है। तो मेरा पत्रकार बंधु ये कहना है कि आप हमारी बात को अच्छी तरीके से हाईलाइट करें और हमारी मांगों को मनवाएं। नोएडा क्या कोई भी शहर हो, कोई भी सिटी हो, कोई भी प्रदेश हो, सब में 30 साल के बाद 40 के बाद कच्चा कर्मचारी नहीं रहता। हमारे यहाँ चार प्रकार के कर्मचारी हैं, 2.5% परमानेंट और 100% और लोन, BBG, MSW। इन्होंने इतने सुविधाओं के नाम पर सब सन्नाटा है, जीरो है। सुविधा नहीं है जी। अस्पताल की सुविधा है ना, पानी पीने की सुविधा है ना, PF की सुविधा है। PF हमारा काटा जाता है पर हमारे खाते में नहीं डाला जाता। अच्छा, खाते में नहीं डाला जाता है आपके, और वो आपको जो सैलरी भेजते हैं वो काट के भेजते हैं जी। काटते हैं 1400 रुपये और डालते हैं 350 रुपये। हम इनसे कहते हैं तो हमें नेता का रूप देकर निकाल देते हैं। इनके जो ठेकेदार हैं वो जिनके अथॉरिटी के रिश्तेदार हैं, जो हमारे कंटेंस अधिकारी हैं उनके रिश्तेदार हैं। जो गुजर रिश्तेदार बैठा है तो उसके गुजर ही रिश्तेदार हैं ठेकेदार, और जो पंडित अफसर है तो पंडित ही ठेकेदार हैं। जो कोई वैसा अफसर है तो उसके वो उसी तरीके का ठेकेदार उस जाति का ही। याद है तो याद है। तो हमारे साथ जो घिनौना हर खेल हो रहा है ये खेल को रोका जाए। मैं CO साहब से कई बार हमने वार्ता करी है, शिकायत भी करी है, शिकायत पत्र भी दिए, पर कोई महत्व या कोई बात नहीं मानी गई। अब भी करीब 150 आदमी हटे हुए हैं। आप सुन रहे हैं इनकी बात, तकरीबन 35 से ज़्यादा साल हो गए सर्विस करते, पर अभी भी पक्के हैं। कभी कच्चा किया, कभी ढाई किया, जैसा ये बता रहे हैं। क्या वाकई इन लोगों की फ़िक्र है प्रशासन को? बात फिर वहीं आ जाती है, उत्थान के लिए इनकी मांगें बहुत बड़ी नहीं है, ये सिर्फ अपने रोज़गार से जुड़ी हुई चीज़ें मांग रहे हैं। प्रशासन बैठ के इनकी बातों को विस्तार से सुन सकता है, पर सुनना क्या, जैसा कि आपको पता ही है, खबर आई है कि उन्हें तो यही नहीं पता धरना हो रहा है, यानी कैसे दरकिनार किया जाता है। कोई नोएडा अथॉरिटी के उन कर्मचारियों से पूछे, अगर कोई परेशानियां आती हैं जब साफ़ सफाई से लेकर सीवर तक, नाले तक, तो इन्हीं लोगों को उसमें उतारा जाता है। और कई बार आपको ये पता है कि मृत्यु तक हो गई है उन लोगों की, पर सरकार पलट के नहीं देखती कि उनका परिवार किस हाल में है। अब देखना ये है कि एक फेडरेशन है, इनकी कुछ यूनियन है, पर मैं हमेशा ये कहता हूँ, मैं थोड़ा कड़वा बोलता हूँ कि फेडरेशन के नाम पर भी मैंने बहुत कुछ देखा है। कहीं ना कहीं एक एजेंडा सेट करने के वो निकल जाते हैं और ये हमारे कर्मचारी वहीं के वहीं रह जाते हैं। पर मैं आपको हर पल
कुछ और परेशानियों के साथ कुछ और लोगों से मिलवाऊंगा, आप जुड़े रहें मेरे साथ। एक और सज्जन हैं, जानते हैं परेशानियां बहुत हैं, परेशानियां बहुत नहीं एक्चुअली छड़ी है परेशानियों की। एक यही प्रशासन है, जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूँ, किसी भी अगर सिटी की बात करें तो रीढ़ की हड्डी माना जाता है नगर निगम, क्योंकि सबसे ज़्यादा सुविधाएं पहुंचाने का आप तक उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में आता है। पानी, सीवर, सफाई और बहुत अनगिनत, यहाँ तक कि मेडिकल डिस्पेंसरियों में भी इन्हीं की सुविधा रहती है, पर इनकी खुद की सुविधाएं इनसे कोसों दूर हैं। और जानते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि कुमार गहलोत है और ये जो हमारा धरना चल रहा है दीना वाना फाउंडेशन के नाम से, मैं इसका नगर महामंत्री हूँ। अच्छा जी। परेशानियां क्या हैं आपकी? अब परेशानियां तो बहुत हैं, मेन परेशानियां क्या हैं बता पाएंगे? सर ऐसा है, हमारी परेशानी ये है कि ना तो हमें कोई मूलभूत सुविधा मिल रही, ना ही तो हमें इंश्योरेंस दे रही है, ऐसे कर्मचारी गुजर जाता, कुछ नहीं मिलता। अच्छा, अभी पता चला मुझे कि हाल फिलहाल में कोई कर्मचारी गुजरा है। आज एक हमारे कर्मचारी भाई थे हरीश, वो सेक्टर 15 में ड्यूटी करते थे, करीब 20-25 वर्ष नोएडा की सेवा करी, मगर उसको कुछ नहीं मिला। आज वो बेचारा भगवान को प्यारा हो गया। किस वजह से उनकी मृत्यु हुई? बीमार थे वो, मगर नोएडा प्राधिकरण की सेवा कर रहे थे बराबर 30-35 वर्षों से। अच्छा, मतलब बीमार होने के बाद भी वो अपनी सेवाएं दे रहे थे? जी, मगर किसी भी नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने उनके कोई भी सहानुभूति नहीं दिखाई कि हमारा कर्मचारी है, और ना ही उसका इलाज हुआ बेचारे। इलाज की कोई व्यवस्था तक नहीं की? कोई नहीं थी साहब, कोई नहीं थी, इलाज की व्यवस्था नहीं थी। अगर इलाज होता सही समय पे तो शायद हो सकता आज हमारे बीच होता। आप ये कह रहे हैं कि सही इलाज ना मिलना भी एक वजह है कि वो आज नहीं है? जी जी, यहाँ कोई इलाज की कोई सुविधा ही नहीं है साहब। ये अधिकारी खाली हमको खाली सब गुमराह कर रखा है। नोएडा शहर में कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो हमारा शोषण करते हैं, हमें कोई भी ऐसी मूलभूत सुविधा नहीं देते जो हमें मिलनी चाहिए, जो कर्मचारी के हक की हैं। ना इनको आई कार्ड दे रखे, ना पीएफ की सुविधा है, ना मेडिकल की सुविधा है, ना इंश्योरेंस है, कुछ नहीं है साहब। यहाँ तक कि जो हमारी गजिस्ट्रेट छुट्टी है, जब देश आज़ाद हुआ था उसकी भी छुट्टी नहीं है हमारी। हमको गुलाम बना कर रखा है यहाँ के अधिकारियों ने। इसकी शिकायत आपने कहीं की है या सब कुछ जानबूझ के अनजान है प्रशासन के बड़े अधिकारी भी? मैं बताऊंगा, हमने जितने नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी हैं, हमारी सीओ मैम बैठे रीतू माहेश्वरी जी, हमने उनको बता रखा है। यहाँ के चेयरमैन साहब मित्तल जी, वो लखनऊ सचिव है वर्तमान में। हम 2011 में लखनऊ भी गए थे, उस टाइम बीएसपी सरकार थी, और वहाँ पे लाठी वर्षी एक कर्मचारी हमारे धर्मपाल चौहान थे, उनका ध्यान तो था, मगर हमें न्याय तो नहीं मिला लाठी बोत में लिखाने के लिए। लेकिन लखनऊ से लेके और नोएडा तक सभी को भली भांति हमारी पता है कि कर्मचारी किस पीड़ा से जूझ रहा है। दूसरा, हमारे आदेश करे थे वीएन गर्ग ने 2011 में कि इन कर्मचारियों को रेगुलर कर दिया जाए लखनऊ से। फिर वीएन गर्ग ने के बाद में फिर प्रभु शंकर जी ने करे कि इनको रेगुलर कर दिया जाए। फिर सीताराम यादव जी ने करे इन कर्मचारियों को परमानेंट कर दिया जाए। सब दरकिनार कर दिया गया है सब। यहाँ के जो अधिकारी वो सुनते नहीं है, उन कागजन का कोई पालन नहीं करते। अच्छा, ये कहा जाता है जब सरकार भ्रष्ट हो जाए, प्रशासन भ्रष्ट हो जाता है, थोड़ी सी आस कोर्ट पर बचती है। वहाँ पहुँचे हैं, गए हैं? जी, हम कोर्ट भी गए थे। हमने कोर्ट में अपना पीएफ को लेकर के मामला डाला था। उस कोर्ट को, पीएफ को हम 2 जगह से जीते हैं, लेबर कोर्ट से जीते हैं और द्वारिका टर्मिनल कोर्ट से जीते हैं। विजय डोगरा उसके जज थे, उससे भी जीते थे हम। इन अधिकारियों ने क्या करा है, उस पर जाके इलाहाबाद हाई कोर्ट जा करके उसमें अपील दायर कर दी इन्होंने उस पर स्टे ले लिया। वो 84 करोड़ रुपए है जो कर्मचारी को भी आज तक नहीं मिला। दोबारा जाके आप जीते हो केस पे, उन्होंने अपर कोर्ट में जाके स्टे ले लिया, हाई कोर्ट जाके सीधा। तो आप दोबारा रुख अभी किया है आपने फिर इसको लेकर? सर, हमारा सब बराबर जो कर्मचारी कोर्ट गए थे उनको नौकरी से बाहर कर दिया है। अच्छा, उन्हें ये सजा मिली है अपनी सच्चाई की लड़ाई लड़ने की? जी साहब, ये सच्चाई की लड़ाई जो लड़ी उनको सजा मिली है। आप देख रहे हैं कि किस कदर प्रशासन हो, सरकारें हो, एक कोर्ट पर आस थी, वो भी थोड़ी सी धुंधली नज़र आती है, जैसा ये बता रहे हैं। मैं कुछ महिलाओं से मिलवाऊंगा आपको, आप मेरे साथ जुड़े रहें। और एक और परेशानी आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि नोएडा अथॉरिटी किस कदर परेशान करती है अपने कर्मचारियों को। अगर कुछ परेशानी आ जाए तो अधिकारियों को सुनना चाहिए। चलिए, अगर उनकी गलती है तो वार्निंग एक शब्द होता है, अगर वार्निंग दे के उन्हें दोबारा वहल किया जा सकता है तो करना चाहिए, क्योंकि बात रोजगार से जुड़ी है, बच्चों से जुड़ी है। किसी का रोजगार छीनना कहाँ तक सही है, फैसला आप खुद करिए। हम बात कराते हैं और जानते हैं कि क्या परेशानी है। क्या नाम है आपका? बाबूजी बबलू नाम है मेरा, सेक्टर 8 में ड्यूटी करता हूँ मैं। 20 साल से सेक्टर 8 में ड्यूटी है मेरी। तो क्या परेशानी, क्या वजह हुई जिसकी वजह से आपको निकाल दिया गया? वजह ये थी कि मैं अपने लड़की की शादी करके आया था लॉकडाउन खुलने के बाद। अच्छा, ठीक है साहब, कुछ परेशानी, मतलब मैं बीमार हो गया था,
मैं नहीं आ पाया ड्यूटी 2 महीने। मैं ड्यूटी आया तो उन्होंने सीधा बोल दिया जगपाल चौधरी ने, ठीक है साहब, कि भाई तुम्हारी ड्यूटी नहीं है, तुम घर जाओ। मतलब आप कह रहे हैं 2 महीने आप शादी करने गए वहाँ और उसके बाद बीमार पड़ गए, 2 महीने लग गए। जब 2 महीने बाद आप दोबारा नौकरी पे आए तो उन्होंने नहीं लिया। जब से अब तक ड्यूटी पर नहीं लिया मुझे। क्या कह रहे हैं वो सीधा मना कर देते हैं कि जी ऑफिस में चले जाओ, ऑफिस में ऊपर तुम्हारी फाइल गई हुई है एकदम। किसी और बड़े अधिकारी से आपकी बात हुई किसी से? किसी से नहीं हुई, किसी अधिकारी का नाम नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब कुल मिला के कोई नहीं सुनता? इनमें आपस में गोलमाल चल रहा है। एक ये इंस्पेक्टर है यहाँ के, और जो है रावल जी हैं वो भी हैं, और यहाँ के ठेकेदार हैं। इनमें आपस में बगली बगल चल रही है कि कर्मचारियों को निकालो पुराने इनको, और नहीं इनको भर्ती करो 7,000 में 8,000 में। इसका एक कारण ये भी है कि अगर नए लोगों को वो रखेंगे तो उनसे कुछ पैसे भी वसूल कर पाएँ। 12 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए ले लो उनसे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर किसी को नौकरी दिलवाते हैं वो कच्ची वाली, उसमें भी रिश्वत के नाम पर 5-5 लाख रुपए ले रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल ले रहे हैं। लोग बागों ने दिए हैं और उन्हें बिठा दिया गया, फिर उनको लेकर के उन्हें भी बिठा दिया है। भ्रष्टाचार का आलम देखिए, ये एक मेन वजह है। पुराने लोगों को निकालने की मेन वजह अब आपको शायद समझ आएगी कि पुरानों को निकालिए, नए को रखिए, और जब नए को रखेंगे तो वो 5 लाख या 2 लाख या 4 लाख आपको रिश्वत देगा। कमाल की चीज़। बात करना चाह रहा हूँ मैं कि ये एक बहाना मांग रहे हैं पुराने कर्मचारियों से जो 30-35 साल से इनकी सर्विस में लगे पड़े, जी जान से डेंगू, मलेरिया, फ्लैग, और ये अब कोरोना गया, ये सबसे लड़ते भिड़ते मरने के बाद के भाई साढ़े वैसे मर जाएंगे। नहीं तो एक कोई बहाना ढूंढो इनका, कोई बहाना मिल दो, इन्हें निकालो और नए भर्ती कर लो। घर चलाने में तो बड़ी समस्या आ रही हो। मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, समझ गए। मैं अकेला कमाने वाला हूँ और 6 घर में खाने वाले हैं, और काम कहीं मिल नहीं रहा। आप जानते हैं कोरोना के बाद मेरी स्थिति की मैं जानता हूँ। मैं रो रहा हूँ अपने दिल से ही, और आपको भी मेरा चेहरा दिख रहा होगा, ठीक है साहब। मीडिया साहब से कहूँगा भाई मेरा इंसाफ करो या करवाओ, और अपने सबसे पूरी सभा से कहता हूँ। अब ये जो यूनियन है आपकी लड़ाई लड़ रही है, कुछ उम्मीद है? उम्मीद है, जब हम बैठे हैं यहाँ पर। ये लड़ाई हम ये नहीं लड़ रहे, ये हमारी खुद की लड़ाई है। हम भी तो कर्मचारी हैं। आप कभी कभी शब्दों की कमी इसलिए होती है, जब किसी की परेशानी आप सुनेंगे ना तो शब्द कम इसलिए पड़ते हैं कि क्या कहें। जब नौबत ऐसी आए कि उनके परिवार चलाने में दिक्कतें आने लगें, परिवार बिलखता हो भूख से, तो कहाँ शब्द मिलेंगे। सरकारों को, प्रशासन को सोचना चाहिए। इनकी इतनी तनख्वाह नहीं है, इतनी सैलरियाँ नहीं है इनकी कि इन्होंने इतना जमा कर लिया है कि अपना घर चला देंगे। रोज़ कुआं खोदना, रोज़ पानी पीने वाले लोग हैं। पर मैं दरख्वास्त करूंगा उस प्रशासन से कि देखें इनकी तरफ, अगर इन्हें रोज़गार इनका वापस दे सकते हैं तो ज़रूर देना चाहिए। गलती की है तो उसके लिए इन्हें पनिशमेंट की और वजह हो सकती है और तरीका हो सकता है, पर रोज़गार छीनना कहीं का अधिकार नहीं होना चाहिए प्रशासन को। इतने आदमियों का मेरे ऊपर परिवार का बोझ है, इतने परिवार का बोझ है मेरे ऊपर। और ये ESI की इनके जो बनाया था उनका वो है, ये इन्होंने प्राधिकरण नहीं बनाया था ये सब। अच्छा, अब ये भी, अब जब नौकरी नहीं है तो ये भी खत्म हो गया होगा? ये सब खत्म ही है, मुझे तनख्वाह नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरा तो। ये रहा, ये देखो, और ये देखो, ठीक है साहब। और देखो, ये मैंने अपने घर में नहीं बनाई बैठ के, ये पैसे ले बैगी, ये हथौड़ी नहीं दी है, ये रही, ये पैसे। और ये देखो 2 महीने की मैं अपनी वो लेके आया था, मेडिकल का है, ठीक है साहब। अगर परेशानियां हैं तो सलूशन की तरफ बढ़ना चाहिए। किसी भी आदमी पे जब परेशानियां आती हैं तो उसे और परेशान करने की बजाय उसका सलूशन बैठ के निकालना चाहिए। रोज़गार छीनना कहीं तक ठीक नहीं। मैं भी यही मानता हूँ कि प्रशासन को सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि अगर इन्हें दोबारा बहाल करके इनके बच्चों पे तरस खाकर इनकी रोजी रोटी अगर लौटा सके तो इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा। जुड़े रहें मेरे साथ, परेशानियाँ बहुत हैं और परेशानियाँ आप तक पहुँचाऊँगा। किस कदर प्रशासन या अथॉरिटी परेशान करती है लोगों को, देख रहे हैं आप। तो आपको जो सैलरी मिलती थी वो कैश में मिलती थी? कैश में मिलती थी, वो में अकाउंट में नहीं आती थी। मतलब 7,000 आपको वो कैश दे देते थे वो। आधी सैलरी वो अपने पास रखते थे, सीधी सी बात है, खा रहे थे। हाँ जी, आपके नाम पे पूरी जो 14,000 कुछ है वो ले रहे थे। जबकि संडे को छुट्टी रहती है, संडे को भी ड्यूटी करवाते थे वो हमसे। संडे को भी
नोएडा अब दोबारा आपने बात करने की कोशिश की है अफसरों से कि मुझे बहाल करो, क्या कह रहे हैं? बात करने की कोशिश की वहाँ से सबसे, तो वो ये कहते थे हम इतनी तनख्वाह देंगे, करनी हो करो, 30 साल से हम चला रहे हैं, ऐसे चलेगा, और तुम्हें ड्यूटी करनी तो करो, नहीं तो यहाँ से जा सकते हो। मतलब आपको कुल मिला के सच बोलने की सज़ा मिली। आपने कहा कि जो पूरा मेहनताना सरकार की तरफ से नियुक्त किया गया है हमारे लिए, हमें वो दे दो। और उन्होंने कहा कि हम इतना नहीं देंगे, इतना ही देंगे। इतना ही देंगे, जबकि RW का कोई मतलब नहीं होता नोएडा प्राधिकरण में। 2 साल पहले ही हटा दिया गया था, जब हमें नोएडा अथॉरिटी के अधीन लिया गया था। अधीन लिया गया था, तो रावल जी से हमने बात करी। रावल जी ने बोला था कि तुम्हें ड्यूटी चढ़ाया जाएगा। उसके बाद भी 15 अगस्त के बाद हमें ड्यूटी नहीं लिया गया, और हमारी जो हाजिरी ऐप से लगती है वो भी बंद करवा दी गई थी हमारी। परेशानियां भी हैं, लोगों के मुद्दे जैनबन हैं, दिख रहा है साफ, क्योंकि लड़ाई रोजगार की है। नौकरियों से जब चाहे प्रशासन, जब उसका मन करता है वो हटा देता है। जी क्या नाम? ठेकेदार का नाम ओमकार चौहान है, जो बहुत दबंगई दिखा रहा है, जिसके अधीन आप लगे हुए थे, जिसके हम लगे हुए थे। वो बार बार यही धमकी देता है, हम तुम्हें नहीं लाएंगे, चाहे किसी के पास भी चले जाओ, चाहे तुम योगी जी के पास चले जाओ, चाहे CO मैडम के पास चले जाओ। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए, अगर एक शख्स कोई इस तरह की धमकी दे रहा है तो उसका रसूख कितना बड़ा होगा। वाकई अभी भी इस सदी में 21 में भी दबंगई का एक नया रूप है। और अब क्या कहूँ आपको, आप सुन ही रहे हैं। जी, एक बात और बोलना चाहता हूँ मैं, कि वो ये बात भी कहते हैं रावल जी, तुम मीडिया वाले के पास चले जाओ, किसी के पास भी चले जाओ, तुम मीडिया वाले आदमी हो, तुम्हें नहीं लगाया जाएगा रोजगार पे, हम रखेंगे नहीं। यही बात मेरे से भी कहेगी, मेरे से भी यही कहेगा कि किसी के पास चले जाओ भाई, मेरे पास की नहीं, तुम्हें रखना चाहो। जो कि जवानी यहाँ दे दी ये जगपाल चौधरी का यहाँ पे, और अब बुढ़ापा कहाँ देंगे हम जाके, सर टकरा के इनके सर पे ही मरेंगे यहाँ पे। जबकि बाकायदा उनका आई कार्ड भी है, हमारे पास सब कुछ है, फिर भी वो हमें ड्यूटी पे लगाने को राजी नहीं हो रहे। अब दबंगई का एक नया दौर है, नया आलम है, जो इस तरह की अगर बात कर सकता है तो लगता तो यही है राज उन्हीं का चल रहा है। देखते हैं क्या सरकार आंखें कब तक बंद रखेगी। आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। धन्यवाद।